हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ, तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर बार इसी तरह की नई-नई कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ। तो चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। पर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक गांव है। गांव का नाम है भीतरी डी। भीतरी डी गांव में 11 जून 2023 को कुछ अजीब होता है। 11 जून 2023 को अम्बेडकर नगर के इसी भीतरी डी गांव में एक बंद पड़े स्कूल में धुआं उठता है। तो जो लोग सुबह टहलने निकले थे, वो लोग इस धुएं को देखते हैं और धुआं कुछ ज़्यादा तेज उठ रहा था। तो लोग जाकर देखते हैं पास में। तो लोगों ने देखा कि उस धुएं में एक लाश जल रही है। वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, सारी बात बताते हैं। पुलिस भी समय पर मौका वारदात पे पहुंचती है और आग बुझाती है। खैर, आग तो गांव वालों ने ही बुझा दी थी, लेकिन फिर भी जो लाश उसमें जल रही थी वो 80% से ज़्यादा जल चुकी थी। इसलिए मरने वाला कौन है या मरने वाली कौन है, इसका पता नहीं लग सकता था। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और वहाँ के पास में सरकारी अस्पताल में भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। अब जब पुलिस वहाँ सब जांच करती है, पूरी फोरेंसिक टीम होती है, लेकिन वहाँ से लाश के पास से कुछ सबूत या कुछ नहीं मिलता। बस एक कॉन्डोम के पैकेट के अलावा वहाँ से और कुछ नहीं मिलता पुलिस को। अब पुलिस को इसी एक कॉन्डोम के पैकेट से ही इस केस को सुलझाना था, मरने वाले का पता लगाना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस को यहाँ पर एक मदद मिलती है, वो ये कि ये जो कॉन्डोम का पैकेट था, उसका जो ब्रांड था वो ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं था। इसीलिए पुलिस उस कंपनी तक पहुंचती है और कंपनी पर जाने के बाद पता लगता है कि उनसे कंपनी से कि ये ब्रांड उनका ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी यूपी में ज़्यादा बिकता है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि दिल्ली एनसीआर में भी कहाँ कहाँ और पश्चिमी यूपी में भी पता नहीं कहाँ कहाँ बिकता होगा। तो इसलिए पुलिस पश्चिमी यूपी में ज़्यादा इसका दुकानदारों पे पता करती है और ये भी पता करती है कि क्या ये ब्रांड अंबेडकर नगर के उस इलाके के आसपास भी कहीं बिकता है। तो पता चलता है कि हाँ, ये ब्रांड अंबेडकर नगर में बिकता है, लेकिन अंबेडकर नगर पश्चिमी यूपी में नहीं आता, वो थोड़ा दूर है। पुलिस पश्चिमी यूपी के कुछ दुकानदारों से पूछती है और अंबेडकर नगर के उस इलाके के कुछ दुकानदारों से पूछती है, लेकिन कहीं से भी कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती। कोई दुकानदार इस पैकेट के बारे में, इस कॉन्डम के पैकेट के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं बता पाता। खैर, पुलिस के यहाँ से हाथ खाली रहते हैं, लेकिन फिर भी अब पुलिस एक काम करती है। वो हादसे वाली जगह के जितने भी उस वक्त फ़ोन एक्टिव थे, उन सब के नंबरों को निकालती है, सारे फ़ोन के नंबर की सारी लोकेशन निकालती है और पश्चिमी यूपी के भी इलाकों की कुछ लोकेशन निकालती है, जहाँ पे ये कॉन्डम का पैकेट बिकते थे उस इलाके की। अब पुलिस हादसे वाली जगह का डंप डेटा निकालती है और पश्चिमी यूपी के इलाकों का डंप डेटा निकालती है, जहाँ से ये कॉन्डम के पैकेट मिलते। अब दोनों जगह के डंप डेटा निकालने के बाद पुलिस दोनों जगह के डंप डेटा को मैच करती है कि कौन सा नंबर उस वक्त हादसे वाली जगह पर एक्टिव था, 10 जून और 11 जून को, जहाँ से ये लाश मिली थी। पर डेटा निकालने के बाद पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। हजारों नंबर थे जो इस इलाके में आ रहे थे और इस इलाके से बाहर जा रहे थे। अब पुलिस के पास बस उस कॉन्डोम की वो आधी अधूरी जानकारी के अलावा और कुछ नहीं था। अब पुलिस एक दिमाग लगाती है और वो कहती है कि जो नंबर कॉन्डोम वाली जगह पर अगर एक्टिव है और वही नंबर हादसे वाली जगह के पास में एक्टिव है, तो समझ लो उसी नंबर से हमें सुराग मिलेगा, उसी नंबर से कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। अब ऐसे तमाम नंबर देखने के बाद पुलिस लास्ट के 12 नंबर पर पहुंचती है और 12 नंबर पर पहुंचने के बाद पुलिस पहले तो उन 8 नंबरों को पता करती है। तो 8 नंबर तो कोई कहता है कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कोई कहता है कि हम घूमने गए थे, कोई कुछ। तो वो 8 नंबर अलग हो जाते हैं। लास्ट के आखिरी 4 नंबर बचते हैं जो पुलिस के पास थे, जिनमें से भी एक नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। अब पुलिस को जब एक नंबर स्विच ऑफ था, तो इस वजह से उस 3 नंबरों पर ज़्यादा शक हो जाता है। अब पुलिस वाले इन्हीं 3 नंबरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और मोबाइल कंपनी से इन 3 नंबरों के मालिक का पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि तीनों नंबर सहारनपुर के हैं। सहारनपुर में ये तीनों नंबर एक्टिव हैं
पुलिस सहारनपुर में जाती है एड्रेस लेकर। वहां से इन तीनों लोगों को उठाकर थाने लाती है और थाने लाने के बाद उनसे पूछताछ करती है। पर तीनों में से एक भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो तीनों पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं। फिर पुलिस मोबाइल नंबरों की लोकेशन दिखाती है उनकी। फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसी अंदाज में उनसे पूछताछ करती है, तब वो तीनों एक कहानी सुनाते हैं और तोते की तरह बोलने लगते हैं। तो जो कहानी थी वो थोड़ी डरा देने वाली थी। तो कहानी थी कि अजब सिंह, इरफान, फरमान और इमरान, ये चारों दोस्त थे। चारों एक आर्टिस्ट थे जो कि सर्कसों में अपना करतब दिखाते थे। चारों अच्छे दोस्त भी थे सर्कस में। जहाँ भी सर्कस जाता ये चारों भी वहीं जाते। इनका घर अंबेडकर नगर में था और अजब सिंह का घर सहारनपुर में था। इरफान जब भी अंबेडकर नगर जाता तो अपने तीनों दोस्तों को भी अपने घर पर लेकर जाता घुमाने के लिए। तो इसी बीच अंबेडकर नगर में इरफान के घर में उसकी एक बहन भी रहा करती थी जिसका नाम फातिमा था। तो बार बार इरफान जब अपने दोस्तों को अपने घर अंबेडकर नगर लेके गया, तो इसी चक्कर में इरफान की बहन फातिमा अजब सिंह को पसंद करने लगी और अजब सिंह भी फातिमा को पसंद करने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था यहाँ तक तो। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद इस बारे में इरफान को पता चल जाता है। अब इरफान इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वो फातिमा से बात करता है, फातिमा को समझाता है, पर फातिमा समझती नहीं कुछ। फिर वो अजब सिंह से बात करता है, लेकिन अजब सिंह भी उसकी बात को केवल ऊपर से ही टाल देता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों में से कोई भी इरफान की बात नहीं मानता, तब इरफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इरफान अजब सिंह से पहले से भी गुस्सा था, क्योंकि अजब सिंह ने चोरी से सर्कस का कुछ सामान बेच दिया था और उसके पैसे खुद ही रख लिए थे अपने पास। इस वजह से भी इरफान काफ़ी गुस्सा था अजब सिंह से। अब इरफान के दिल और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो अजब सिंह को मार दे, उससे बदला ले। पर कैसे? फिर वो अपने इस प्लान में अपने वो दोनों दोस्तों को शामिल करता है, फरमान और इमरान को। दोनों भी इरफान का साथ देने के लिए हाँ भर देते हैं। फिर इरफान के दोनों दोस्त अजब सिंह को सर्कस के बहाने और इरफान से फिर से दोस्ती कराने की बात कहकर उसे झूठ बोलकर अंबेडकर नगर लाते हैं 10 जून की रात को। इरफान अपने घर मछली बनवाता है उसी दिन और चारों दोस्त पास में एक स्कूल था, वहां जाकर पार्टी करते हैं, मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। पर तीनों कम पीते हैं दारू। बस अजब सिंह को ज़्यादा पिलाते हैं ताकि उसे मारने में, उस पर काबू पाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब अजब सिंह ठीक ठाक नशे में हो जाता है, तो तीनों पहले तो अजब सिंह की खूब पिटाई करते हैं। उसे लाठी, डंडे, ईंट, बेल्ट, इन सब चीज़ों से बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि अजब सिंह की मौत हो जाती है। इस टॉर्चर के बाद इस टॉर्चर के बाद भी इरफान रुकता नहीं। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और अजब सिंह के मुंह पर मार देता है, सिर पर उसके, ताकि उसका चेहरा बिगाड़ा जा सके, उसकी शिनाख्त ना हो सके। अजब सिंह को मारने के बाद इरफान, फरमान और इमरान, ये तीनों उसकी लाश को आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो अजब सिंह की पूरी तलाशी लेते हैं उसकी जेब वगैरह में से। तो उसकी जेब से कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ कागज मिलते हैं और एक वही कॉन्डम का पैकेट मिलता है जो शुरू में मिला था। और बाकी सब चीज़ तो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस कॉन्डम के पैकेट को एक बेकार की चीज़ समझकर वहीं फेंक देते हैं, अपने साथ नहीं रखते। और उसकी लाश को आग आग लगा देते हैं। उसकी लाश जल रही थी और वो लोग उसकी लाश को जलाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। ये तीनों भागकर इरफान अपने घर जाता है और घर जाकर एक मोटरसाइकिल उठाता है अपनी, और मोटरसाइकिल उठाकर वहाँ से सीधे ये लोग मऊ जाते हैं। मऊ में एक कबाड़ी के यहाँ पर अपनी बाइक को 3000 में गिरवी रख देते हैं और वहाँ से फिर लखनऊ जाते हैं। उसके बाद घूम फिर के सहारनपुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से बाद में पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। चारों एक ही सर्कस में काम किया करते थे, चारों अच्छे दोस्त भी थे। और जब ये सुबह लोगों ने देखा तब वो लाश जल रही थी, लेकिन अफ़सोस कि जब तक लोग उस आग को बुझाते तब तक लाश काफ़ी जल चुकी थी, 80% से ज़्यादा जल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि पहले इसे टॉर्चर किया गया है, उसके बाद इसे मारने के बाद इसे आग के हवाले किया गया था। पर एक गलत कदम ने चारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अजब सिंह और फातिमा के इस गलत कदम ने, काश फरमान के समझाने पर ये समझ जाते, मान जाते,
अपनी अपनी गलती समझते तो शायद ये सब कुछ ना होता। एक गलत कदम की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। अजब सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है, और उसके तीनों दोस्तों की, जो कि अब जेल जाएंगे। अब शायद उम्र कैद हो तीनों को इस हत्या के लिए। दर्दनाक हत्या थी। 3 दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दी। समझाने से शायद सब ठीक हो जाता। अगर ठीक से समझाते दोनों को बिठाकर तो हो सकता है ये सब ना होता। खैर, तो ये थी आज की रियल क्राइम स्टोरी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी पर लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की क्राइम से जुड़ी नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। तो चलिए, मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।